हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर यानी कि 24 से लेकर 30 दिसंबर 2023 का सभी इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू करंट अफेयर ये मैं डिस्कस करने वाली हूं। और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो अब बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं प्रमोद अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर जो C है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने BSE के अध्यक्ष के रूप में जो है वो कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख जो थे जिनका नाम है प्रमोद अग्रवाल, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और इनकी जो नियुक्ति है वो 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्थापना ये हुई थी 1875 में और मुख्यालय तो ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो कि है आपका ओपेक उस समूह को छोड़ देगा। तो ये है आपका अंगोला, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अंगोला जो देश है वो 1 जनवरी 2024 से जो आपका ओपेक ग्रुप है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उस ग्रुप को ये छोड़ देगा। अब छोड़ने के पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जो है आपका अंगोला, इसने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के कारण जो है वो ओपेक से हटने की घोषणा कर दी है। ओपेक की बात करें तो ये बना था सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक ने इसको बनाया था। और अंगोला ये इसका सदस्य बना था सन 2007 में। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना ये हुई थी सितंबर 1960 में। कहाँ पर? बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना ये की गई थी। जब ये अपने अस्तित्व में आया था तो शुरू के 5 सालों तक जो इसका मुख्यालय था वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था, लेकिन बाद में 1965 के बाद से इसका जो मुख्यालय था ये स्थानांतरित किया था कहाँ पर? वियना में, जो कि आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओपेक का मुख्यालय ये कहाँ पर है तो सही आंसर होगा वियना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वियना से पहले ओपेक का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे था तो सही आंसर होगा आपका जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, बिस्लेरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिस्लेरी की तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है दीपिका पादुकोण को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत के मिनरल वाटर ब्रांड जिसका नाम है बिस्लेरी, इसके नए अभियान जो कि ड्रिंक इट अप में दीपिका पादुकोण को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है। बिस्लेरी की बात करें तो स्थापना हुई थी 1965 में, मुख्यालय इसका मुंबई में और इसके संस्थापक थे फिलिस बिस्लेरी और इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा था बिस्लेरी। और CEO तो वो कौन थे? वो थे एंजेलो जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 ये प्राप्त हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें फिक्की जल पुरस्कार 2023 तो ये प्राप्त हुआ है NTPC कांटी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में NTPC कांटी को ये पुरस्कार दिया गया। फिक्की की बात कर लेते हैं क्योंकि फिक्की यहाँ पर आया है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये एक गैर सरकारी व्यापारिक संघ है जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष तो यह शुभ्रकांत पांडा। फिर पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे ने अपनी आत्मकथा जो कि है, नाम आपको बताना है, इसका अनावरण किया। इसका नाम क्या है? तो देखिए, पूर्व ये हमारे चीफ रह चुके हैं, तो इसमें आपको बताना नाम इनका MM नरवणे है और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को भी अनावरण किया है। तो इनका नाम क्या है? तो ये है आपका 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो MM नरवणे है, पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अब देखिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में कई बार डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ।
ऑटोबायोग्राफी तो क्या होता है कि इंसान खुद से अपनी लिखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बायोग्राफी की तो वो कोई और किसी और की जीवनी लिखते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी आत्मकथा, मैं अपनी पूरी जीवन के बारे में खुद से लिखती हूँ तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। लेकिन वहीं अगर मेरी जीवनी, मेरे पूरे जीवन के बारे में कोई और व्यक्ति लिखता है तो वो कहलाती है क्या? बायोग्राफी। ठीक है, ये डिफरेंस भी आप याद रखोगे। फिर 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है चिराग शेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब तो ये जीता है अनमोल खरब ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में चिराग सेन और अनमोल खरब ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब ये जीत लिया और इसका आयोजन ये हुआ था 18 से 24 दिसंबर 2023 तक। कहाँ पर? गुवाहाटी में। अगर हम बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ की तो स्थापना ये हुई थी 1934 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष तो ये हेमंत बिश्व शर्मा। फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो देखिए अगर हम बात करें सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली यानी कि लिस्टेड होने वाली पहली इकाई तो ये है आपकी SGBS उन्नति फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए SGBS उन्नति फाउंडेशन ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई है। SGBS उन्नति फाउंडेशन का उन्नति कार्यक्रम ये 18 से 25 वर्ष की आयु के जो वंचित और बेरोजगार युवाओं हैं उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगर हम बात करें SGBS उन्नति फाउंडेशन की तो एक गैर लाभकारी संगठन है और जिसे वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था। फिर पुनेरा धाम परियोजना का संबंध ये किस राज्य से है? तो देखिए पुनेरा धाम अगर परियोजना की बात करें तो इसका संबंध आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार राज्य से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार राज्य जो है वो सरकार द्वारा सीतामढ़ी जिले में स्थित एक मंदिर परिसर जिसका नाम है पुनोरा धाम, इसको एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। पुनोरा धाम की अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम जी और की जो पत्नी है माता सीता जी का जन्म स्थान ये माना जाता है। उद्देश्य क्या है? तो मिथिला की संस्कृति तथा धरोहर को बढ़ावा देने के लिए यह वह क्षेत्र है जहां माता सीता का पालन पोषण हुआ था। तो बेसिकली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पर ये घोषित किया है। फिर कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा? तो भारत का पहला AI शहर ये बनेगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो कि है लखनऊ। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही होगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो लखनऊ में देश का पहला AI शहर स्थापित करेगा। उद्देश्य क्या होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण किया जा सके। फिर 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये हुआ था सऊदी अरब में और मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब ये अपने नाम किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब की प्रतियोगिता है। शुरुआत इसकी हुई थी 2000 में। ऑर्गेनाइजर ये है फीफा जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है ज़ूरिक स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष तो ये हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है वीर बाल दिवस ये कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस की बात करें तो ये मना है 26 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए हर साल जो है हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। ये उत्सव बेसिकली सिखों के 10वें गुरु जो थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। हालांकि 2022 में इस दिन की घोषणा की गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर ये क्या है? तो देखिए छठे खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर की बात करें तो ये है वीरा मंगाई वेलू नाचियार। ऑप्शन नंबर
जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर और तमिल खेल मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। इन्होंने दिसंबर 2023 को चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर ये लॉन्च किया, जो कि है वीरा मंगाई वेलु नाचियार। रानी वेलु नाचियार की अगर हम बात करें तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक सत्ता के खिलाफ लड़ाई वाली ये पहली रानी थी और लोग इन्हें जो है तमिल के वीर मांगी के नाम से भी जानते हैं। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम ये 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक तमिल में आयोजित किया जाएगा, ये भी आप याद रखोगे। फिर अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो देखिए, अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये किया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो दिसंबर 2023 में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया और इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इस केंद्र को सैनकॉप्स के नाम से भी जानते हैं और इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित गाजा पट्टी में मानवीय सहायता प्रस्ताव से कौन से देश बाहर रहे हैं? तो ये रहे अमेरिका और रूस। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जो पारित गाजा पट्टी है उसमें मानवीय सहायता प्रस्ताव से अमेरिका और रशिया ये दोनों कंट्री बाहर रहे हैं। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता प्रस्ताव ये दिसंबर 2023 में यूएन सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित किया गया और इसका उद्देश्य है युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में मानवीय सहायता में तेजी लाना। यह प्रस्ताव 13-0 बहुमत से पारित हो गया और यूएसए और रशिया ने गाजा पट्टी पर इस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है। फिर WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंपनी के द्वारा निर्मित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की जरूरी वैक्सीन की लिस्ट में दूसरा मलेरिया टीका भी शामिल कर लिया, जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया गया। WHO की बात करें तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना इंपॉर्टेंट है 1948 में 7 अप्रैल को और ये मूल संगठन किसका है? यूएन का। और इसके प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। फिर यूट्यूब पर सब्सक्राइबर के मामले में दुनिया के नंबर 1 नेता ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, पीएम अगर हम मोदी की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा नए सब्सक्राइबर जोड़ने वाले नेताओं में से शीर्ष पर ये हैं। इन्होंने 2023 में 63 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा ये पार कर लिया है और दूसरे नंबर पर है राहुल गांधी और तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस पार्टी का जो चैनल है वो। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर से कहां पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? तो ये की है आगरा से मथुरा के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने बटेश्वर से आगरा मथुरा पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत इन्होंने की है। फिर कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए? तो ये दिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, लखनऊ में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। और चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें तो ये किसान दिवस हम मनाते हैं 23 दिसंबर को, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और इसी के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर ये दिए हैं। फिर राष्ट्रपति ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है क्रॉम्पटन को। आपने क्रॉम्पटन के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत के उपभोक्ता विद्युत उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी जो है क्रॉम्पटन, इसको प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 ये मिला है। ये जो है उपहार ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किन वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो देखिए, विश्व भारती की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध जाता है किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी से।
तो देखिए जो विश्व भारती के शोधकर्ता है इन्होंने एक नया बैक्टीरिया खोजा है जिसका नाम इन्होंने रखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। तो देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की है जिसमें कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा है पेंटोआ टैगोरी। नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी चर्चा में देखा गया पेंटोआ टैगोरी ये क्या है। तो क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा ये खोजा गया है। फिर श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? संतोष झा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त ये संतोष झा ने प्रभार संभाल लिया। संतोष झा ने राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा है। वह गोपाल बागले का स्थान लेंगे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक झा कोलंबो में प्रभार संभालने से पहले यूरोपीय संघ जो कि बेल्जियम में है और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत रह चुके हैं। फिर किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण ये हुआ है? तो ये हुआ है आपका थाईलैंड में, और थाईलैंड में भी अगर मोर प्रिसाइज हम बात करें तो बैंकॉक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण ये हुआ है थाईलैंड में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों की सम्मेलन का आयोजन ये 19 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक किया गया। और अगर हम बात करें IONS के 8वें संस्करण का आयोजन ये रॉयल थाई नेवी द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व तो ये किया है भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा, और 3 सदस्य जो प्रतिमंडल है उनके द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया गया। फिर है किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया? तो ये है प्रोजेक्ट 15B। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारतीय नौसेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 26 दिसंबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड ने अपना नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का अनावरण ये करेगी। INS इम्फाल के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो INS इम्फाल एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है जिसे भारतीय नौसेना के द्वारा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, मतलब नौसेना के लिए विकसित किया है किसने? मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। यह भारत की प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के अंतर्गत निर्मित तीसरा स्वदेशी स्टील विध्वंसक जहाज है। फिर है किसने कला और साहित्य में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये जीता है? तो देखिए अगर हम बात करें कला और साहित्य में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड तो ये जीता है किसने? इनका नाम है ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे, वासिनी लारेडज। तो देखिए अल्जीरियाई प्रोफेसर हैं वासिनी लारेडज। इन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये जीता है, और इसको हम पहले अरब नोबल के नाम से भी, मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है बेसिकली 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देते हैं जो कि है प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, साहित्य और कला, वास्तुकला और डिजाइन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। ठीक है, तो ये 6 फील्ड में ये दिया जाता है, और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान करते हैं जो सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सार्थक विचार को प्रेरित करते हैं। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है शीतल देवी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए भाला फेंक खिलाड़ी है सुमित अंतल और तीरंदाज है शीतल देवी। इन्होंने प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब ये अपने नाम किया है। तो देखिए यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो ये है शीतल देवी, और ये कौन है? ये है पुरुष खिलाड़ी जो कि सुमित अंतल। ठीक है, मतलब पुरुष कैटेगरी में सुमित अंतल है और फीमेल कैटेगरी में शीतल देवी। तो देखिए प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि दिव्यांग खेल समुदाय की उत्कृष्ट उपलब्धियों को वार्षिक रूप से रेखांकित करना। फिर है तानसेन समारोह ये कहाँ मनाया गया? तो तानसेन समारोह की बात करें तो ये मनाया गया है कहाँ पर? ये बना है अभी ग्वालियर में।
ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अब देखिए ग्वालियर जैसे ही आपने सुना तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अभी इसको जो है म्यूजिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये है म्यूजिक सिटी। अब एक और सिटी मैंने आपको बताई थी, इसको लिटरेचर सिटी के नाम से घोषित किया गया था रिसेंटली करंट में। तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि अभी जो है वो साहित्य का शहर ये किसे घोषित किया गया। और म्यूजिक सिटी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, ग्वालियर। और इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या है, ये भी होगा आपका ग्वालियर। तो देखिए तानसेन समारोह या फिर आप कहें तानसेन संगीत समारोह का हर साल जो है आयोजन ये दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर संगीत धानी म्यूजिक सिटी जिले के बेहद गांव में मनाया जाता है। फिर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है, तो ये बनी है वीटा दानी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए खेल परोपकारी और उद्यमी वीटा दानी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें, स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लासोन में और अध्यक्ष हैं इसके पेट्रा सॉर्लिंग। फिर WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चों को जो है वो कुपोषण का सामना कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें 10 लाख से अधिक बच्चे ये कुपोषण यानी कि मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, तो ये है आपके अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए खुलासा किया कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे वर्तमान में गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट और एक गंभीर विषय बन जाता है। WHO की बात करें तो अगेन मुख्यालय इसका जेनेवा में, स्थापना हुई थी 1948 में 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मूल संगठन क्या है, संयुक्त राष्ट्र, और महानिदेशक तो ये हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण प्राप्तकर्ता का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था डॉक्टर वी मोहिनी गिरी इनका नाम है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 86 वर्ष की आयु में। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो पूर्व अध्यक्ष थी। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा हम जानें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें 1995 से लेकर 1998 तक ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थी। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तो ये कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस से कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस ही मनाते हैं। और किसान दिवस जो है वो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के दिन हम मनाते हैं। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और थीम है इसकी सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं हर साल 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। अब ये उपभोक्ता अधिकार क्या है, तो उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ है कि दुनिया भर में प्रत्येक उपभोक्ता या खरीदार को खरीदी गई या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्रदान करना या फिर प्राप्त करना। और अगर हम बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो यह हर साल हम मनाते हैं 15 मार्च को। फिर किस राज्य में अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन ये किया है, तो ये किया तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन मतलब इन दोनों ने मिलकर जो है 22 दिसंबर 2023 को चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है। शुभंकर क्या है, वीरा मंगई वेलु नाचियार, ये भी आप ध्यान रखोगे। और कहाँ पर उद्घाटन होगा इसका, तमिलनाडु में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कब से कब तक, 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक। और इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बार यहाँ पे जो है वो स्क्वॉश को शामिल किया गया है। फिर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है, तो ये है आपका केरल। ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ये जो अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है और इसमें खुलासा हुआ कि केरल के 2 शहर हैं कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, ये भारत में युवाओं के बीच में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये स्थान यहाँ पर उभर कर आए हैं। फिर साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह है 24 भाषाओं में, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए और एक साहित्यिक सम्मान है। पहली बार अगर हम बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 1955 में दिए गए थे और ये पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में प्रदान करते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। फिर आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इसके निदेशक जो बने हैं वो हैं संदीप बत्रा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक को कार्यकारी निदेशक के रूप में मतलब आईसीआईसीआई बैंक को कार्यकारी निदेशक के रूप में संदीप बत्रा की पुनर्नियुक्ति के लिए जो है आरबीआई की मंजूरी ये मिल गई है और एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक प्रभावी होगी। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें, स्थापना ये हुई थी 1994 में बड़ोदरा में और मुख्यालय इसका मुंबई में और सीईओ या ईडी ये कौन है? सीईओ तो यह संदीप बख्शी। फिर किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा हेतु पाट मित्रों ऐप ये लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है वस्त्र मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि जो कपड़ा मंत्रालय है आपका, उसने जूट किसानों की सुविधा हेतु पाट मित्रों ऐप को लॉन्च किया है। कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पाट मित्रों ऐप ये लॉन्च किया जो जूट किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जो उनके लाभों को सशक्त बनाता है। और उद्देश्य क्या है? पाट मित्रों एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संबंधी प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके जूट किसानों को सशक्त बनाना। फिर किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया और इसे इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है आपका? बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, यूनेस्को ने भारत के बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का खिताब ये दे दिया। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को यूनेस्को की वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एंड इंटीरियर 2023 के तहत सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड ये मिला है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को अपने शीर्ष पुरस्कार से पुरस्कृत किया? तो ये आपका कहाँ पर? पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी। तो पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स की लचीली शहरी पुनरुद्धार परियोजना को सर्वोच्च सम्मान ये उत्कृष्टता पुरस्कार ये मिला है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को की मुख्यालय ये है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में और प्रमुख है इसके आद्रे आजोले। फिर प्रदीप कुमार दास को 13वें PSE एक्सीलेंस पुरस्कार में मिनी रत्न श्रेणी के तहत सम्मानित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन के CMD हैं? तो ये जो है CMD किसके हैं? तो ये CMD है बेसिकली IREDA के। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास को 13वें PSE उत्कृष्टता पुरस्कार में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप ध्यान रखेंगे। और भारत नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर संसद में पारित विधेयक में इंडियन पिनल कोड को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो यह है भारतीय न्याय संहिता। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। विधेयक का नाम तो यह भारतीय न्याय संहिता BNS द्वितीय विधेयक 2023। नोट करने वाली बात यह है कि IPC का मसौदा थॉमस बेमिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित करके भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था और यह 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था। फिर किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है आपके सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर के लेखक का नाम क्या है? तो इनके नाम है रोहित लांबा और साथ ही में कौन है? रघुराम राजन, जो कि हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अर्थशास्त्री हैं और आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, और अर्थशास्त्री हैं रोहित लांबा। इन्होंने साथ में मिलकर एक पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक जो है भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए रणनीतियों को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दी है बिहार में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ये कितनी है? 3064.45 करोड़ रुपए, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2233.81 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके निर्माण से राज्य में यातायात तेज और आसान हो जाएगा, ये भी आप याद रखोगे। फिर है फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये ईगा स्विटेक। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। भारत की तरफ से बात करें तो सिर्फ एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है पीवी सिंधु, ठीक है। और ये जिम्नास्ट है सिमोना बाइल्स, इनके साथ में संयुक्त रूप से 16वें स्थान पर रही हैं। फिर महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाता है 27 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 27 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उद्देश्य इस दिवस का कि इस दिन का जो उद्देश्य है वो सूचना के आदान प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुनिश्चित करके महामारी के बारे में जागरूकता को फैलाना। फिर इसरो ने 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन ये लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सपोसेट। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसरो जो है बेसिकली 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 बजे मतलब 9:10 बजे क्या होगा 9:10 पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से देश का पहला पोलरीमीटर मिशन जिसका नाम है एक्सपोसेट ये लॉन्च करेगा और इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C58 से लॉन्च किया जाएगा। 2021 में लॉन्च किए गए नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री यहाँ पर ये थोड़ा गलती है, ये होगा एक्सप्लोरर, ठीक है। यानी कि जो है आपका नासा का IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर इसकी लॉन्चिंग के बाद एक्सपोसेट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन बन जाएगा। एक्सपोसेट का अर्थ है एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट और एक्सपोसेट जो है वो लक्ष्य इसका क्या है? ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना। फिर HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति हुई है? तो पुनर्नियुक्ति ये हुई है किसकी? इनका नाम है अंतनु चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए देश के सबसे बड़े निजी बैंक है HDFC बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड के द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। HDFC की बात करें तो स्थापना ये हुई थी 1994 में। बैंक के अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती, मुख्यालय इनका मुंबई में और टैगलाइन क्या है बैंक की? तो ये हम आपकी दुनिया को समझते हैं। फिर किस देश ने फतेह 2 का सफल उड़ान परीक्षण ये किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 ये लॉन्च किया गया। यह 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण ये किया है। पाकिस्तान की बात करें, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, राजधानी है इसकी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री यहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अनवर उल हक। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले जो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट वीक के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन की क्वालिटी आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो टेस्ट का आज का पहला क्वेश्चन है,
85वीं सीनियर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।